तो यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वीडियो रिअपलोड करने के लिए नहीं है। अगर कोई भी बंदा इसको रिअपलोड करता है तो मैं तो बिना सोचे समझे उसको स्ट्राइक मारूंगा। तो समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या था। अब बात है स्टोरी पर। आंख खुलती है और बंदा पूरा का पूरा परेशान और अचानक से उठ जाता है कि नहीं, कौन 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 है वो बंदा जो मुझे मारना चाहता था। एक मिनट, ये जगह, ये कौन सी जगह है। सीन चेंज होता है 10 मिनट पहले, जहाँ पर दिखाया जाता है एक्चुअली में हुआ क्या था। पार्टी चल रही थी दोस्तों के बीच में और ग्लास टकराए जा रहे थे। कोई तो बोलता है कि यंग मास्टर लीन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। ग्रैंड जानवी के चक्कर में तुम बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हो क्या। बिल्कुल। तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन यूजिया गेम का मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन हूँ, समझे। और हाँ, ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले का अपना मेन क्रिएटर था। ये बोलता कि देखो, ये जो गेम था ना, ये गेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इसलिए इसको पाना तो बनता है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है इसमें अपडेट बहुत ही ज्यादा स्लो है। और तुम्हें पता भी है मैंने ऑलरेडी सारे के सारे लेवल्स क्लियर कर दिए। ओह सच्ची में, क्या बात बोल रहे हो। जैसे कि यंग मास्टर से उम्मीद थी। लेकिन हाँ, यह बात भी बिल्कुल सच है। अगर सेकंड एडिशन के स्टोरी लाइन को कंप्लीट करना है ना, तो तुम्हें कम से कम 1000 घंटे तक ऑनलाइन तो जरूर खेलना पड़ेगा। दूसरा बोलता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही बोला। पहला वाला बोलता है पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाल ही में ऑफिशियल साइट ने अनाउंस किया है कि थर्ड एडिशन का जो स्टोरी लाइन है ना, वो कम से कम 1 महीने बाद तो जरूर अपडेट हो जाएगा। और मजे की बात तो ये है कि उस टाइम लिटरली में इस गेम को खेलने के लिए होलोग्राफिक हेलमेट का भी जुगाड़ हो जाएगा। मतलब नया नया टेक्नोलॉजी। समझ रहे हो कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने ये सुना है कि जो गेमिंग हेलमेट है ना, ये साला अलग ही लेवल का है। जैसे ही तुम इसको पहन के खेलोगे लिटरली में किसी और दुनिया में एंटर हो जाओगे। आई मीन मेरा बोलने का मतलब ये है कि वर्चुअल वर्ल्ड। पर ये बताना तो भूल ही गया, इसका प्राइस 20 मिलियन है। और ये सुनकर वहां पर जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे पूरे तरीके से चौंक जाते हैं। लेकिन एमसी का क्या, वो तो खुश था और एक चुटकी बजाता है। और जिस हेलमेट की बात चल रही थी ना, वही गेमिंग हेलमेट, ये रहा वो हेलमेट। इसको अपने एमसी ने फाइनली खरीद लिया था। पहला बंदा बोलता कि 1 मिनट, अबे यार ये तो वही हेलमेट है। तभी दूसरा, क्या वो वही 20 मिलियन वाली है। हाँ वही है, सेम टू सेम हेलमेट है। और सारे के सारे बंदे उस हेलमेट को देखने के बाद अभी तक चौंका ही जा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता कि गजब, देख लिया ना, तो अब बताओ कैसा लगा, है ना मस्त। तभी बताता है कि देखो, मैं अपनी फैमिली का सिर्फ इकलौता मर्द नहीं हूँ, कुछ और भी है। और सबसे छोटा वाला मर्द मैं हूँ, समझे। जहाँ पर कोई बिजनेस संभाल रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है। इनफैक्ट ये बोले कि परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सब लोग तैयार है। लेकिन मेरा क्या, मुझे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन फैमिली संभाल रहा है और कौन कुछ और संभाल रहा है या फिर कोई बिजनेस संभाल रहा है। मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से मस्त आराम से जीना चाहता हूँ। फुल मजे, पूरा का पूरा मजा करते हुए जीना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। और इसीलिए आज मैंने इस गेमिंग हेलमेट को लिया ताकि इसको पहनकर खूब मजे करूंगा। और फाइनली उस हेलमेट को पहन लेता। पर कहानी में ट्विस्ट, हेलमेट से आवाज आती है कि मेरे छोटे भाई, अगर सच बोलूं ना तो हमारे फैमिली के लिए सबसे बड़ा छुपा हुआ खतरा तुम ही हो, समझे। तो एक काम करो, मजे से खेलो, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जहाँ पर एक बंदा भी खुश होते हुए बोलते कि भाई अबे ये क्या है, हाँ ये कोई इफेक्ट है क्या। मान गया साला, चारों तरफ से बिजली निकली जा रही है। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से वो जो हेलमेट था ना, वो हेलमेट अपने एमसी के सर के साथ पूरा का पूरा फूट जाता है। जिसे देखने के बाद वहाँ के सारे बंदे की तो फटी जाती है। अब बात है बजट में, जहाँ पर एक कर अपने एमसी को सारी की सारी बात अच्छे से समझ में आ जाती है। और सोचे जा रहा था कि ओ तो ये बात थी। मतलब मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया। गुड। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि जब पूरा का पूरा परिवार मुझे कचरा समझता था तो मेरे भाई ने मुझे मारा क्यों। जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है, मैंने तो उन लोगों को पहले बता दिया था ना कि मुझे इस परिवार का ना ही शोहरत चाहिए ना ही दौलत। तो फिर ऐसा क्यों हुआ। 1 मिनट, कहीं मुझे रास्ते से हटाने के लिए उन लोगों का शुरुआत से ही तो प्लान नहीं था ना। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से इस बॉडी की मेमोरी इसको धीरे धीरे कर याद आने लगती है कि किस तरह से जन्म देने के बाद इसकी मां मर गई थी। और हाँ, मरने वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि ये बोली कि राजा का सेकंड कुकुमबाई थे। और रही बात इस बॉडी का असली ओनर का नाम, तो इसका नाम चूचू था। बहुत दिक्कत थी, माँ मर गई थी ना, मैं अकेला बड़ा हुआ, बहुत ही मुश्किलों से बड़ा हुआ। बाप तो राजा था इसलिए कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी फैमिली में चल क्या रहा है। इज्जत मिलती लेकिन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि मेरी माँ दूसरी कुकुमबाई थी ना, वो भी नॉर्मल। इस बॉडी का ओनर हमेशा सोचा करता था कि अगर मैं सही रहूंगा ना तो ये दुनिया वाले हमेशा मेरे साथ सही ही रहेंगे। पर कहते हैं ना, फैमिली का पोजीशन, फैमिली का हेड, ये कहाँ लोगों का पीछा छोड़ती है। जो भी फैमिली हेड बनना चाहता है उसे साबित करना पड़ेगा कि वो सच्ची में इसके लायक है। जब मैं बाहर था और झारखंड के माइनिंग सेंटर में जब मैं कोयला खोल रहा था, तब चिट्ठी मिली कि सब लोग वापस आ जाओ, फैमिली का हायरिंग है, समझे। और ये सुनकर फैमिली का दूसरा सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मैं थोड़ी ना रुकता, मैं भी वहाँ से घर के लिए रवाना हो गया। और जी हाँ, अभी रास्ते में ही हूँ। सीन चेंज होता है गैरेज के अंदर। अपना एमसी तलवार छूता है और उसको खोलते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा जो ये नाम है ना चीजियो, आई थिंक ये थोड़ा सा साला फेमिलियर क्यों लग रहा है। वेट सोचने दो, कौन हूँ मैं, ये फेमिलियर क्यों लग रहा है, कौन हूँ मैं। तभी याद आता कि 1 मिनट, गेम, हाँ, ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले थर्ड एडिशन का स्टोरी लाइन, ग्रैंड जियानबू, डीमन लॉर्ड चूजियो, हाँ याद आ गया। अबे यार याद आ गया, ये तो साला उस थर्ड एडिशन वाली स्टोरी लाइन का फाइनल बोस था ना। कहानी में बताया गया था डीमन लॉर्ड चूजियो पैदा हुआ था चू फैमिली में, जहाँ पर परिवार के बकचोदी के कारण ये बंदा लिटरली में डिमोनिक पाथ पर चला गया था। फिर एक दिन पावरफुल बनकर अपने परिवार के पास आया और उसको पूरे के पूरे तरीके से खत्म कर डाला और एक दिन डीमन लॉर्ड बन गया। पर समझ में ये नहीं आ रहा कि इस बात की मैं खुशी बनाऊं या फिर रो। तभी अचानक से तलवार को छूते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि
पिछली जिंदगी तो मेरी चली गई, लेकिन इस जिंदगी में मुझे बड़ा आदमी बनना है और मैं बन के रहूंगा विलन ना। हाँ, कहा जाता है कि विलन हमेशा लास्ट में हारता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। किस्मत बदलूंगा, माँ कसम बदल के रख दूंगा। पिछले जिंदगी में मैंने आराम का जीवन चुना था, लेकिन उन कमीनों ने नहीं होने दिया। पर अब इस जिंदगी में आराम से जीने के लिए मैं हर कुछ करूंगा, चाहे किसी को मारना पड़े या फिर किसी से कुछ भी लूटना पड़े, हर चीज करूंगा। अब बात है इधर, जहाँ पर एक पर्दे को हटाते हुए लड़की भी अंदर घुस जाती है और बोले जा रहे थे कि यंग मास्टर क्या हुआ, आप इस तरह से अचानक से हंस क्यों रहे? कुछ हुआ क्या? हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि गुड, ओरिजिनल बॉडी की मेमोरी के हिसाब से लड़के का नाम जरूर यूर होना चाहिए और इसको यहाँ पर मेरे पास मेरे तीसरे भाई के माँ ने भेजा है। एक्चुअली में इस बॉडी का असली ओनर खुश भी था क्योंकि उसको एक लड़की जो मिल गई, लेकिन 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 ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि यही वो लड़की है जो भर रास्ता इसको मारने का हमेशा ट्राई करती है। सही मायने में बोलूं ना तो ये साली दूसरी कोकुम्बाई की जासूस है, नजर रखने आई है, अगर मौका मिले तो मार भी देगी, पर मजा आएगा। इसको शायद नहीं पता होगा बॉडी तो वही है, लेकिन बॉडी के अंदर वाला सोल मेरा है। इनफैक्ट इस गेम की पूरी कहानी ही मैं जानता हूँ। लड़की सोचती क्या हुआ, आखिर ये कमीना इस तरह से हंस क्यों रहा है और अचानक से इसकी हंसी इतनी खतरनाक क्यों लग रही है? तभी बोलती है मास्टर एक बात बोलूं क्या, ऑफिसर रोड से जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, समझे? तो ऐसा करे क्या, शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं। तब बोलिए क्या बोलते हैं, मंजूर है? अपना मेन कैरेक्टर बोल देगी क्या कहा, शॉर्टकट रास्ता? क्या तुम नहीं जानती हो कि अगर हम शॉर्टकट रास्ते से गए तो डाकुओं के साथ हमें फाइट करनी पड़ेगी? अरे यंग मास्टर आप भी ना, कितनी गर्मी लग रही है। एक बात बताइए, क्या आपको सही में लगता है कि शॉर्टकट रास्ते में कोई डाकू होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। बल्कि ये बोलिए कि सारी की सारी मनगढ़ंत कहानी है। सुनिए ना, चलते हैं ना, एक बार मेरी बातों को मान कर तो देखिए, मजा आएगा। वो इतना बोली रहती तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करते, जिसको नोटिस करता वो ये भी पूरी की पूरी तरीके से चौंक गई थी। हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता जो कि फ्लैटिट्यूड में हंसते हुए अपने हाथों को उसके बढ़ाया जा रहा था और गालों को धर लेता कि ओ गजब, क्या बात बोल रही हो तुम, बोलो और मैं तुम्हारी बातों को ना मानूं, कभी हो सकता है क्या? लड़की सोचती है कि क्या ये क्या हो रहा, ये बंदा अचानक से इतना बदल कैसे गया? लेकिन एमजी का क्या, वो तो उसके गालों को लिटरली में बहुत ही जोरों शोर से दबा ही जा रहा था। लड़की भी लाइक नहीं नहीं यंग मास्टर मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। अरे बिल्कुल, ये लो छोड़ दिया, आप तो खुश हो ना? और हाँ, क्या कह रही थी, तोड़कर मारना था ना, तो चलो मारते हैं। और ये बोलकर अपने पीलो को सरियाने लगता है, जिसको इस तरह से देकर ये बोले अपने एमसी को इस तरह से कान काटता हुआ देखकर इधर लड़की भी चौकी पड़ी थी कि कहीं ये कमीना, एक मिनट, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया ना? एमसी भी लाइक ये लड़की पता नहीं क्यों, लेकिन ये लड़की मुझे शॉर्टकट रास्ते से जाने के लिए बार बार फोर्स कर रही है। प्लान कुछ तो बहुत ही बड़ा प्लान होगा इसका, लेकिन शायद इसको ये नहीं पता कि मैं शॉर्टकट इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये चाहती है, बल्कि इस शॉर्टकट रास्ते में मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। अब जबकि मैं शरीर पर आ चुका तो मुझे इतना तो पता है कि डीमन लॉर्ड बनने में कोई फ्यूचर नहीं है। गेम है ना, पहला 2 एडिशन का स्टोरी लाइन मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, और रही बात तीसरे की तो हाँ थोड़ा तो याद है। जहाँ तक स्टोरी लाइन को अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद मैं एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया, बस इंतजार करो, सबकी माँ बहन ने करूंगा। और हाँ, एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये वही मोमेंट है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरा वेट कर रही है। अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपना एमसी फाइनली कहीं तो पहुंच चुका था और यहाँ पर लिटरली मेरे बहुत ज्यादा चहल पहल थे। लड़की बोलती है कि यंग मास्टर एक बात बताइए, मुझे अभी तक सच्ची में समझ में ही नहीं आ रहा कि आप इस शहर में क्या कर रहे हैं? अगर शहर घूमना ही था तो तांजो प्रोफेक्चर घूमते, वहाँ पर तो इसे भी बहुत ही बड़ा शहर है। लेकिन एमसी का क्या, वो तो उसकी बातों पर घंटा भी ध्यान नहीं देता और सामने की ओर देखते हुए मन सोचा जा रहा था कि गुड, इसका मतलब यही वो जगह जिसे मैं ढूंढ रहा था, सीक्रेट बॉक्स शॉप। गजब। तभी बताया जाता है ये जो बॉक्सेस है ना, इसमें अलग ही लेवल के मेजर फीचर्स है। लीजेंड्स का कहना यह है कि 10,000 साल पहले दुनिया ने स्वर्ग और पृथ्वी की एक बहुत ही बड़ी तबाही का अनुभव किया था, चारों तरफ तबाही। इनफैक्ट ये बोले कि मार्शल आर्ट के जितने भी सेक्ट थे ना, वो सारे के सारे सेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। जहाँ पर इस संकट से बचने के लिए एक फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर ने कुछ तो डेवलप किया जिसको हम लोग सीक्रेट बॉक्स के नाम से जानते हैं। और हाँ, ये बॉक्स नॉर्मल बॉक्स नहीं है, बल्कि ये बोले एक बहुत ही बड़ा सुप्रीम खजाना है। पर सारे के सारे सेक्टों के खजानों को हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचाने के लिए इन डब्बों में डाल दिए गए। और लिटरली में जब सबको पता चला ना कि एक्चुअली में इन बॉक्सेस का कांड क्या था, तो उन्हीं डब्बों को लेने के लिए माँ कसम मारा मारी हो गई थी। जिससे हुआ ये कि डब्बे तो थे बहुत सारे, लेकिन लेने वाले आदमी उससे भी बहुत ही ज्यादा थे। प्राइस बढ़ी यार, बहुत ज्यादा बढ़ गई। उन डब्बों को तो कीमत लिटरली में आसमान ही छू गया था। पर दिक्कत की बात क्या है पता है, डब्बे में सिर्फ खजाना ही नहीं थे, बल्कि ये बोले कि बेकार का सामान भी थे। जिन लोगों को खजाना मिला वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन जिन लोगों को खजाना नहीं मिला वो तो बहुत ही ज्यादा दुखी में था, उदास थे, रोए जा रहे थे, क्योंकि सारे का सारे पैसे उन्होंने डब्बे खरीदने में खत्म जो कर दिए थे। और हमें अपने एमसी को दिखाया जाता जो कि फाइनली उसी दुकान में घुस चुका था और बोले जा रहा था कि मेरे दोस्त एक बात बताओ, इस शहर को सिगरेट डब्बों का टाउन कहा जाता है ना, तो फिर साला यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? आदमी भी लाइक कि हाँ, बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, इस शहर को सिगरेट डब्बों का टाउन कहा जाता है, लेकिन क्या ही फायदा, ये सारे के सारे डब्बे बस एक किस्मत का खेल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी बंदा रिस्क लेना नहीं चाहता। और ये बोलकर जैसे ही पलटता है ना, तो अपने एमसी को देखकर पूरी का पूरी तरीके से खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड, अरे यार आप है ना, मैं जानता हूँ ये गरीब
गरीब, इसकी माँ की, वो लोग ये डब्बे नहीं खरीद सकते, लेकिन लेकिन आप जैसा यंग मास्टर तो जरूर कर सकता है। तो बोलिए क्या बोलते, खरीदेंगे ना? चिंता मत करिए, प्राइस बिल्कुल जेन्युइन लगाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कि गजब है, यहाँ पर असल लिटरली में बहुत सारे बॉक्सेस है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि पावरफुल कल्टीवेशन तकनीक और बहुत सारे ट्रेजर आखिर किस बॉक्स में। और यहाँ तक इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था उसको घंटा भी कहीं पर इज्जत नहीं मिली, ना ही रिसोर्सेस मिले, ना ही किसी का गाइडेंस। बचपन से ही इसको पूरे समाज से अलग कर दिया गया था, इसीलिए तो आज मैं सिर्फ बॉडी टेम्परिंग लेवल पर रह गया और कल्टीवेशन बेस घंटा। साला मेरे पास मार्शल आर्ट का लोवेस्ट तकनीक है बस, और कुछ भी नहीं। और तभी अपने एमसी मार्शल आर्ट के बारे में कुछ बताता है, ये हुआ वो हुआ, लन फन देवानंद, ऐसे करना है वैसे करना, सब कुछ करना है, इससे ये होता है, उससे वो होता है, उससे वो होता है, इसकी माँ का सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है पता नहीं, पर हाँ होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जहां तक मुझे अच्छे से याद है ना, ये बिल्कुल वही टाइम है। एक नौकर इस दुकान में आता है और मामूली सा कोई डब्बा चुनता है, लेकिन वो डब्बा कोई नॉर्मल डब्बा नहीं होता, बल्कि ये बोले कि जैसे वो डब्बा खोलता है ना, उसके अंदर में लिटरली में एक सुप्रीम तकनीक होती है, और बाद में चलकर वो नौकर एक सेट खोलता है और एट एंड ग्रैंड मास्टर बन जाता है। पर साला समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं सही तो हूँ ना, कहीं मेरा फैसला गलत निकल गया तो तब मैं क्या करूंगा। जहाँ पर अपने एमसी जिस बंदे के बारे में सोचे जा रहा था ना, वो बंदा फाइनली यहाँ पर आ चुका था। आई मीन वही नौकर। वो बोलता है कि साले दुकानदार चल जल्दी कर, मुझे 2 बॉक्सेस दे, समझा। बुढ़ा बोलता है कि क्या अभी तो पागल तो नहीं हो गया ना, तो नौकर है नौकर, ज्यादा मत आग मुझ, साला खाने का पैसा नहीं है और डब्बे लेगा। गजब। 1 मिनट कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा ना कि थर्ड यंग मास्टर ली तुझे कुछ ज्यादा अप्रिशिएट करता है, तो इसका मतलब तू कुछ भी करेगा। तो नौकरी ठीक है, समझा, ज्यादा दिमाग मत लगा, आराम से जा, खाना खा और मस्त आराम से सो जा और अपनी जिंदगी खुल के जी। इन सब चीजों में क्यों टाइम पर बात कर रहा है? क्या बोला बे साले, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? फिलहाल के लिए ये रख और चल चुपचाप से मेरा डब्बा दे, समझा। अरे यार अब क्या बोलूं, हालांकि तुमने पैसा तो दे दिया, लेकिन तुम्हें सच्ची में लगता है कि जो डब्बा तू चुन रहा है उसमें सच्ची में कोई तकनीक भी निकलेगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। खैर ये लो, ये रहा तुम्हारा डब्बा। और हाँ, उस डब्बे को देखकर लिटरली वो बंदा भी पूरे के पूरे तरीके से खुश था, और जैसे ही लेना ही वाला था तब अचानक अपने एमसी बीच में आकर उसको रोक देता है। ये क्या कर रहे हो बे साले? ये दोनों के दोनों सीक्रेट बॉक्सेस मेरे, समझा। तभी मन ही मन सोचे जा रहा था कि गजब, माँ कसम, जिस समय का मैं थोड़ी देर पहले से वेट कर रहा था ना, वह समय फाइनली आ ही गया। नाइस। अब देखना इन दोनों बॉक्सेस के अंदर वाली सारी की सारी सीक्रेट तकनीक मेरी। ओह गजब। बंदा बोलता कि यंग मास्टर ये क्या बकचोदी है, क्या आप नहीं देख रहे कि इन दोनों बॉक्सेस को ऑलरेडी मैंने खरीद लिया है? क्या बोला बे साले, तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बोलता कि प्रॉब्लम ना, हाँ है प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये दोनों के दोनों डब्बे मेरे ना कि तुम्हारे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुझे नहीं पता क्या कि मैं ली खानदान का नौकर हूँ? जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो हाँ वो तो उसकी बातों सुनकर पूरी तरीके से हंसे जा रहा था। यो ली खानदान का नौकर, नाइस नाइस यार नाइस। ये जानकर मुझे सच्ची में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। लेकिन बच्चे तुम्हें शायद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। सीन चेंज होता है अपने एमसी के गार्डो की ओर, जो कि अपने तलवार को निकालते उस नौकर को धरने के लिए बढ़ गया था, और ये देखकर वो नौकर भी पूरे तरीके से डर जाता कि नहीं माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो यार, माँ कसम मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। साला ये कमीना तो बहुत ही ज्यादा हरामी निकला। लिटरली में जान में आने के बाद बहुत ही जल्दी हार मान लिया। लेकिन हाँ, स्टोरी के हिसाब से ये वही बंदा है जो ओवरलोड बनने के बाद लिटरली में बहुत ही ज्यादा आग मुद्दा है। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो हाँ वो भी उस दुकान में रखे सारे सिगरेट डब्बों को खरीद लिया था, और ये देखकर उसके नौकर भी पूरी तरीके से हैरान थे। बंदा भी फुल गुस्से में मन ही मन सोचे जा रहा था कि धत्तेरी की, इस कमीने ने आज मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी। पर पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझसे छीन ली गई हो। तभी दिखाया जाता है कि अपना जो एमसी था ना, उन सारे के सारे डब्बों को खरीदने के बाद अपने आदमियों के साथ फाइनली वहां से निकल गया था। लेकिन इसका क्या, ये बंदा तो अभी तक बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और मन ही मन अभी भी सोचे जा रहा था कि नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, बस इंतजार कर, ये मैटर इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। अब बात है थोड़ी देर बाद, या फिर ये बोले कि बहुत देर बाद, एमसी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी अपने हाथों को कट कर अपने ब्लड को क्रिस्टल पर गिरा देता है। फिर क्या, माँ कसम बहुत ही ज्यादा तगड़ा रिएक्शन होता है, जिसको देखकर एमसी भी एक पल के लिए दंग रह जाता है। और क्या पता चलता है उस क्रिस्टल के अंदर में सच में एक जेट था। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि बाप रे, यह तो साला वही जेट है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। मतलब यही वो चीज है जिसको लेकर वो नौकर साला कमीना का फ्यूचर में जाकर सेट मास्टर बनता है। पर अब ये सब कुछ मेरा हुआ। बताया जाता है कि नॉर्मल कल्टीवेशन तकनीक जो होती है ना, वो तकरीबन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जिनमें से पहला जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो छोटे मोटे सेक्टरों का इनहेरिटेंस तकनीक होता है, जहाँ पर बीच का जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ये कंसीडर करवाता है तुम बड़ी आसानी से कहीं पर भी एक सेट खोल सकते हो, समझे। और रही बात बाकी के 3 की, तो वो अलग ही लेवल की है, जो कि मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसी तरह से लिटरली में अपना जो एमसी था ना, इस दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, जहाँ पर वो भी उस जेट को देखते हुए अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रहा था। वाओ, अभी भी मेरे पास लिटरली में बहुत सारे बॉक्सेस बचे हैं। गुड। पर 1 मिनट, क्या डब्बों में भी कोई सरप्राइज करने वाली चीज होगी क्या? अब बात है इधर, जहाँ पर वो नौकर भी फाइनली अपने बॉस के पास आ चुका था। मोटका बोलते गए, अरे तुम आओ आओ यार आओ, कहाँ चले गए थे? और हाँ, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि ली फैमिली का मर्चेंट कार्बन लीडर था। नौकर बताता है कि बॉस
मदद करो, मदद करो यार, मदद करो। उस कमीने ने मेरा सामान छीन लिया। और क्या आपको पता भी है, जब मैंने आपका नाम बताया, आपके ली फैमिली का नाम बताया, तो वो साला घंटा भी नहीं डरा। इनफैक्ट ये बोले कि मुझे ही डराती है, इसलिए बदला लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा बदला लीजिए। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हारा सामान छीन लिया? और जब हमारी फैमिली के बारे में बताया तो वो बंदा डरा नहीं? अच्छे से बताओ, आखिर वहाँ पर हुआ क्या था? जिसकी बातों को सुनकर वो जो नौकर था ना, वो A to Z सारी की सारी बातें उस मोटके को बता देता है। वो भी तो ये बात है। अब जाकर मुझे सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आई। ध्यान से सुनो, मेरा घर का नौकर या चाहे फिर मेरे घर का कुत्ता, किसी की हिम्मत नहीं है जो उनके बारे में कोई कुछ बोल सके, समझे? तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत किसी को भेजता हूँ, उस बंदे के बारे में पूरा का पूरा खबर निकलवाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है आधे घंटे बाद, जहाँ पर फाइनली सारी की सारी जानकारी निकल चुकी थी। ये बताता कि माय लॉर्ड, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चू फैमिली का था। मोटका भी लाइक, ओह तब तो बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है। तोंगजाओ में सबसे बड़ी फैमिली में 3 फैमिली आती है, सेन फैमिली, चू फैमिली और अपना ली फैमिली, जिसमें से सबसे कमजोर फैमिली हम ही है, समझे? बच्चा देखो, अगर तुमने पहले ही बताया होता ना कि तुम्हें परेशान करने वाला कोई और नहीं बल्कि चू फैमिली था, तो शायद हो सके कि इन मामलों में मैं पहले ही पीछे हट जाता। सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, भूल जाओ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, सब कुछ भूल जाओ। और ये सुनकर वो नौकर लिटरली में अंदर अंदर पूरी के पूरी तरीके से गुस्से में था कि ठीक है मैं समझ गया। मोटका पूछता है तो फिर ये बताओ, चू फैमिली में से था ना, तो आखिर वो बंदा था कौन? वो बताता है कि उसका नाम चू जीव था। क्या कहा? ये था? हार रहा है यार, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। बच्चे चिंता मत कर, अब तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। सच्ची में? पर आपने ये नहीं कहा था कि चू फैमिली हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है? हाँ बोला था, चू फैमिली लिटरली में हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जिस बंदे ने तुम्हें परेशान किया था ना, उसका तो खुद ही इज्जत नहीं उस फैमिली में। तो समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? वो बंदा पूरे के पूरे तरीके से नल्ला है, साला कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता ढंग से, और उठ जाता है कि चलो जल्दी चलो, हम अभी बदला लेंगे। नौकर बोलता है कि ठीक है जैसा आप बोले। तभी मनी मन सोचता कि एक मिनट, क्या बोला इसने कि वो बंदा नल्ला है, वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता? लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसा ये बोल रहा है ना, वो बंदा उसे बहुत ही ज्यादा अलग है। ये जिसके बारे में बोल रहा है और मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ, क्या ये दोनों सच में एक ही पर्सन है ना? कहीं ऐसा ना हो कि साला ये दोनों के दोनों पर्सन अलग निकल जाए। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि फाइनली उस जेड में लिखे सारी तकनीकों को सीख लिया था कि नाइस, मान गया साला ये तकनीक सच्ची में बहुत ही ज्यादा औसम है, मैं जितना इसकी तारीफ करूँ उतना ही कम है। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से बाहर से किसी की तो आवाज आती है कि साले कमीने कहीं के चूजी बाहर निकल, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ली फैमिली के सामान को चुराने की? और दिखाया जाता है कि मोटका सिर्फ अकेले नहीं था, बल्कि ये बोले कि अपने साथ बहुत सारे आदमी को साथ लेकर आया हुआ था, और वहाँ के लोगों को धमकाते हुए ये पूछ रहा था कि साले बता, तू ही बताएगा, तू ही चूजू है कहाँ बता। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड अपने एमसीबी मस्त आराम से छत के ऊपर खड़े को देखे जा रहा था। नौकर बोलता कि मालिक ऊपर देखो यार, ऊपर देखो, वही कमीना है। हाँ मुझे भी पता है, उस कमीने को मैं भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। बोलता है कि साले मेरी बातों को ध्यान से सुन, तुमने जो कुछ भी इसे चुराया ना, मुझे दे दे, समझा? मेन कैरेक्टर, अगर ना दू तो क्या उखाड़ लोगे? तभी उनमें से एक बोलता है कि क्या कहा? नहीं दोगे? साले कमीने का बहुत मारूंगा, समझ गया ना? अगर जिंदा रहना है तो दे दे। क्या मजाक है। और ये बोलकर बहुत ही स्पीड से उस बंदे को मार डालता है, जिसको देखने के बाद इन दोनों की तो पूरी के पूरी तरीके से फटी पड़ी थी और सारा चौके भी पड़े थे। एमसी बोलता है कि सुन, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ जो लोगों को धमकाने का काम करते हैं। और ये चीज ये लड़की साला पीछे खड़ी होकर चुप कर देखे जा रही थी कि क्या एक मिनट, ये बंदा सच्ची में किसी को मार डाला? जहाँ पर बात कर अपने एमसी की, तो हाँ वो भी साला फ्लैटिट्यूड में उन दोनों के सामने खड़ा था। इधर मोटका भी परेशान होते हुए बोलता है कि कमीने कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बंदे को मार डालने की? तो तुम्हारे कहने का मतलब है जो मुझ पर हमला करे मैं उसे मारो भी नहीं? गजब। और ये बोलकर बहुत ही स्पीड से उस मोटके के पास पहुंच जाता है। पहले तो अपने एमसी अपने चाकू को उसके गर्दन के पास रखता है और बोले जा रहा था कि बताओ तुम्हारे जैसे कचड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हमला करवाने की? मरना है क्या बे साले? बंदा सोचता कि नहीं, ये मैं क्या कर दिया, अगर थोड़ी सी भी गलती होती ना तो ये बंदा मुझे मार डालता, लेकिन नहीं, अपना जो एमसी था ना उस बंदे को नहीं मारता और चाकू को देते हुए बोलता कि ये लो धरो इसको। मोटका भी लगे क्या धरो, पर क्यों? सुनाई नहीं दिया क्या? बोला ना कि चुपचाप धर इसको। यहाँ पर बात करें मोटके की, तो वो भी अपने एमसी की बातों सुनकर पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है और उसके हाथों से चाकू को लेते हुए बोलता कि हाँ ले लिया, धर लिया यार, धर लिया। गुड, ये हुई ना बात। अब जबकि तुमने चाकू धर ही लिया है तो एक काम करो, चलो मुझे मार डालो। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे फुली तौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सुना नहीं क्या, एक काम कर, चाकू यहाँ पर रख और चल जल्दी कर, घोप दे मुझे। और याद रखना, अगर तुमने आज मेरा गला नहीं रहता ना तो इससे बढ़िया मौका तुम्हें कभी भी दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए चल जल्दी कर, मार मुझे, मार। लेकिन हाँ नहीं मारता। उस मोटके का जो हाथ था ना वो भी डर के मारे साला पूरे का पूरे तरीके से कांपे जा रहा था और चाकू को फेंकते हुए बोलते कि नहीं यार, नहीं होगा मुझसे, मैं गलत था, मेरे जैसे छोटे आदमी से गलती हो गई, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। जहाँ पर अपने एमसी उस मोटके की बातों सुनकर उसको थपलाते हुए बोले जा रहा था, साले मैंने तुम्हें मौका दिया था कि मुझे मार डाला, लेकिन नहीं, तुझे तो ये काम भी ठीक से नहीं हुआ, मान गया। तो साला एक नंबर
नंबर का नल्ला आदमी निकला, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लड़की सोचती कि नहीं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये कमीना तो साला पूरा का पूरा बदला बदला लग रहा है, पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी बेइज्जती सहने के बाद हमें मुर्गे को दिखाया जाता है जो कि फाइनली वहां से जाया जा रहा था। और रही बात नौकर की, तो वो भी पीछे से उस मुर्गे को आवाज लगाया जा रहा था। तभी दिखाया जाता है कि वो जो मुर्गा था ना, फिर गुस्से में आकर अपने नौकर को बहुत ही जोरदार हाथ मारता है कि साले कमीने कहीं की ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, अगर तू नहीं होता ना तो ये सब कुछ नहीं होता और मेरी बेइज्जती कभी भी नहीं होती, सब तेरे कारण हुआ, तेरे कारण, सबके सब तेरे कारण हुआ। बस तू इंतजार कर, ली फैमिली के ठडिया मास्टर के कारण जो तू उड़ रहा है ना, नहीं छोड़ूंगा तुझे पूरे को पूरे तरीके से काट डालूंगा। सीन चेंज होता है खूबसूरत और चांदनी रात में। कोई तो बोलता है कि यंग मास्टर क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, कोई जरूरी काम था क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि ये बंदा बचपन से ही हमारे परिवार के साथ है। और जहाँ तक इसके एप्टीट्यूड की बात करें तो इसका एप्टीट्यूड लिटरली में बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है। 10 साल लगे थे इस बंदे को सिर्फ बॉडी टेम्परेचर लेवल पर जाने के लिए। पर ये सब छोड़ो, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बंदा लिटरली में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। तभी बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मुझे फंसाया गया और झारखंड में कोयला कोड़ने के लिए मुझे भेज दिया गया, इससे ये हुआ कि तुम्हें भी मेरे साथ भेज दिया गया, वो भी मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए। तो बताओ ये जो सारी की सारी कांड हुई, कहीं इसके चक्कर में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। अगर हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये सारी की सारी गलती सिर्फ मेरी है। बंदा बोलता है कि यंग मास्टर ये सब बोलने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ठहरे मालिक और मैं ठहरा नौकर, तो फिर आप ही बताइए आपके दिक्कत के सामने मेरी दिक्कत है ही क्या चीज। एमसी बोलते कि देखो पिछले 10 सालों से तुम हमारे परिवार के नौकर हो, इनफैक्ट ये बोले कि हमारे परिवार के लिए काम करते हो और तुम्हें मिलता क्या है, सिल्वर के 2 टेल्स, वो भी महीने में एक बार। क्या सच्ची में इतने कम से तुम्हारा काम हो जाता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे साथ जितने भी नौकर थे उन सारे नौकरों को प्रमोशन हो गया, लेकिन सिवाय तुम्हारे। देखो अगर तुम्हें सच्ची में लगता है ना तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो प्लीज जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। नौकर बोलता कि नहीं यार बात वो नहीं है, बात सर ये है कि मैं थोड़ा सा बेवकूफ हूं ना, इसलिए मैं जहाँ पर वहाँ पर संतुष्ट हूँ, समझे। क्या कहा? सच्ची में? मतलब तुम सच्ची में अपने बेकार से जिंदगी से संतुष्ट हो? एक बात याद रखना, तुम जैसा सोचते हो ना ये दुनिया बिल्कुल भी वैसा नहीं चलती। यहाँ पर हर कदम पे खतरा, यहाँ पर हर लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। तभी अचानक से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि सुनो तुम बहुत सालों से सिर्फ मुझे ही फॉलो कर रहे हो और तुमने मेरे चक्कर में बहुत ज्यादा सफर भी किया है, समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। हाँ समझ गया, आपने जो भी बोला ना उसकी हर एक बात मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई। गुड 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 गुड, ये हुई ना बात। लेकिन हाँ एक बात बताना चाहूंगा कि तुम नहीं समझे। I mean, मेरा बोलने का मतलब ये है कि कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो उसका इंतजार मत करो, जरूरत पड़ने पर छीन लो, समझे। बस इतना ही। लेकिन हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी काम है, तुम्हें एक जगह पर जाना है और वहाँ पर जाकर निमंत्रण पत्र पहुंचाना है, समझे। और हाँ याद रखना अगर ये काम सच्ची में हो गया ना तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर 100 चांदी के टल्स मिलेंगे। जिसकी बातों को सुनकर इधर लड़का भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि समझ गया, सब कुछ समझ गया। अगर इसने मुझे पहले बोला होता ना तो इस काम को मैं तो मना कर देता, लेकिन आज के कांड देखने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि ये बंदा सच में बदल गए हैं। क्या करूं, भरोसा कर लो, जो बोल रहा है वो कर दूं क्या। और फुल जोश में बोलता है कि यंग मास्टर बोलिए बोलिए मैं कब जाऊं। एमसी बोलता है कि वेरी गुड, ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। पहली बात ये रहा वो इन्विटेशन लेटर, समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। बच जाओ और जाकर उसको दे दो। बंदा बोलता है कि यस बिल्कुल दूंगा। तभी लड़की के बारे में सोचते हुए अपने एमसी भी इस्तेमाल करते हुए बोले जा रहा था तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती थी ना, बस इंतजार करो अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। और इतना बोलने के साथ अपना जो एमसी था ना शॉर्टकट लेकर आधे रास्ते के अंदर चला जाता है। लड़की पूछती है कि यंग मास्टर एक बात बताइए आपको वो गार्ड कहाँ पर गया। वो तोंगजा परफेक्चर वापस चला गया, समझे। गुड, ये हुई ना बात। अब जाकर लगता है मेरा प्लान और भी जल्दी सक्सेसफुल होगा। जहाँ पर अपने एमसी भी बहुत ही स्पीड से लड़की के पास जाते हुए बोल देंगे लड़की सुनो एक बात बताओ, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हमारा सामना सच में डाकू के साथ होने वाला है। और ये देखकर वो लड़की तो पूरी के पूरी तरीके से डर जाती है। नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। और पहले ये बताइए आप चू फैमिली के दूसरे यंग मास्टर है ना, तो भला किसकी औकात है, भला किसकी हिम्मत है जो आपको छू भी सके। नहीं यार वो बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसका यंग मास्टर और किसका नहीं। तुमने जैसा बोला था कि हमें डाकू का सामना करना पड़ेगा, तो देखना हम डाकू का सामना जरूर करेंगे, बस वेट करो, उसके बाद देखना मजा आएगा मजा। लड़की बोलती कि गजब, मान गया यंग मास्टर, आप तो सच में बहुत ही बढ़िया मजाक करते हैं। जिसको सुनने के बाद अपने एमसी का मुंह तो देखो, ये रहा बहुत ही गौर से बस उस लड़की को देखा ही जा रहा था। और हाँ तभी अचानक से बाहर से किसी की तो आवाज आती है कि साले सब लोग यहीं पर रुक जा। जिसे सुनने के बाद अपने एमसी भी पर्दे को हटाते हुए एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोले जा रहे हैं ये लो हम लोग डाकू का इंतजार कर रहे थे ना, आ ही गए। और सच्ची में थे, बहुत सारे डाकू लोग थे जो कि अपने एमसी की गाड़ी को रोक देते हैं। लीडर बोलते कि साले आपके दोबारा बोलना पड़ेगा, बाहर निकल। रही बात इस बंदे की, तो इसका नाम लियान लाउसन था। अब आते हैं बाहर की ओर, जो कि गाड़ी से बाहर निकलने के बाद अपने एमसी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि सुन बे साले, पैसा लूटना चाहता है ना, हमारे पास बहुत सारे पैसे और वो सारे के सारे पैसे तुम्हारे लिए फ्री है, जाओ जाकर ले लो। और रही बात कुछ और की, तो नहीं हमारे पास बस सिर्फ इतना ही है, समझे। लीडर बोलता है कि बहुत सारे पैसे गुड, लेकिन बच्चे तुम्हारी जिंदगी इन पैसों से बहुत ज्यादा कीमती है, तो चलो बताओ किस
तरह मरना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बाप रे मैं तो डर गया, मतलब तुम्हें सच्ची में पैसे नहीं चाहिए ना? देखो कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो फिर तुम ही बताओ क्या मैं अपने लाइफ को अपने पैसे से खरीद सकता हूँ? तो बोलो क्या बोलते हो, मंजूर है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता होगा ही ना, इसलिए चलो सौदा करते हैं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हें पैसा भेजता रहूंगा। लीडर बोलता है कि हाँ तुम्हारे बारे में तो मुझे सब कुछ पता है, तुम दूसरे बेटे हो ना जिसको गुड फॉर नथिंग के नाम से जाना जाता है। मैंने सुना है कि तुम्हारे जैसा कचरा साला इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम जिंदा कैसे हो यार? हाँ अगर तुम्हारे जगह पर मैं रहता ना तो मैं तो कब कब मर गया होता। इधर लड़की भी ये सब कुछ देखकर मुस्कुराए जा रहे थे और सोचती है कि चलो प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है, अब देखना ये कमीना यंग मास्टर पक्का मरेगा। मेन कैरेक्टर सुन बे चिरकुट, मेरी बातों को ध्यान से सुन, अगर मैं अपनी जिंदगी नहीं खरीद सकता तो चलो तुम्हारी जिंदगी खरीद लेता हूँ। और ये बोलकर बहुत ही स्पीड से लीडर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो भी साले कमीने कहे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझ पर हमला करोगे? और उधर से वो भी अटैक को कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि समझ गया इस बंदे के पास कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं है। इसका मतलब एक ही बात साबित होती है कि इसके पास सिर्फ पावर है और कुछ भी नहीं। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि फिलहाल के लिए मेरे पास भी उतनी पावर नहीं है जितना मेरे पास होना चाहिए था। जाने कि इस हमले का सिर्फ एंगल बदल सकता हूँ और कुछ भी नहीं। और वही होता है अपना जो एमसी था ना, सिर्फ एक ही पंच में उस तलवार के एंगल को पूरा का पूरा ही बदल देता है। जिसको इस तरह से हमले को काउंटर करता हुआ देखकर ये बंदा भी पूरी तरीके से चौंका पड़ा था कि नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? इस बंदे ने लिटरली मेरे हमले को इतनी आसानी से काउंटर कर दिया। लेकिन क्या वो बंदा थोड़ी ना हार मानता, वो फिर से अपने एमसी पर एक बहुत ही जोरदार स्लैश करता है, जिसको तो अपने एमसी पर बड़ी आसानी से डोज भी कर लेता है। तभी फिर से हमला होता है और अपना एमसी फिर से डोज करता है। और हाँ इसी तरह से 1 2 3 4 कर लिटरली में बहुत सारे हमले होने लगते हैं, जिसको अपने एमसी एक कर बड़ी आसानी से डोज भी किया जा रहा था। टकलू बोलता है कि देख रहे हो हमारे बॉस ने तो उस बंदे की कह के ले ली। तभी दूसरा कि हाँ हमारा बॉस सिर्फ उस बंदे के साथ खेल रहा है, वरना वो बंदा अभी तक तुम मर गया होता। तीसरा बोलता है कि मार डालो बॉस, मार डालो, उस कमीने को खत्म कर दो। सीन चेंज होता है बॉस की ओर, जिसके शकल को देखने के बाद एक बात तो अच्छे से पता चल जाती है कि ये चीज खेला तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और अपने मेन कैरेक्टर को देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि धत्तेरी की ये बंदा मेरे हमलों को इतनी आसानी से डोज कैसे कर रहा है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन ये बंदा हर बार बच जा रहा है और चिल्लाने लगता है कि कमीने कहीं के नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हर एक घंटा क्या तुम्हारी औकात भी है जो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? तभी मौका रहता है फुल एटीट्यूड में अपने तकनीक को परफॉर्म करता है, जिसका नाम ब्लू ड्रैगन इनसाइड द स्लीप होता है। लेकिन हाँ अगर लीडर की बात करें ना तो वो तो बाल बचता है, उसके चेहरे पर बस खरोच आती है। एमसी बोल देगी ओ बच गए, गुड, अब बच के दिखाओ। और ये बोलकर सची में बहुत ही तगड़ा स्लेस करता है, जहाँ पर चोट पहले वाले से बहुत ही ज्यादा लगे थे। और हाँ इस बार साला खून भी बहुत ही ज्यादा बहा। लीडर सोचता कि इम्पॉसिबल, मैं तो इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ ना, तो फिर बताओ इसके अटैक को डोज क्यों नहीं कर पाया? वो तो अच्छा है साला उसने मेरे गर्दन पर एम नहीं किया था, वरना अभी तक तो मैं खत्म ही हो जाता। एमसी सोचता कि मान गया, यानी कि मेरी प्रैक्टिस में साला थोड़ी ना थोड़ी या फिर ये बोले कि कहीं ना कहीं तो कमी है, वरना ये बंदा माँ कसम अभी तक मर जाता, बिल्कुल भी डोज नहीं कर पाता। ये बोलता है कि सुनो बे सब लोग, सब साथ में मिलकर हमला करो, समझे? और वही होता है, वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे बंदे अपने एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है कि गजब, तुम किसी को मारना चाहते हो और साला मेरी इजाजत भी नहीं ली, गुड। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी बंदे भाग रहे थे ना वो ऑन द स्पॉट वहीं पर रुक जाते हैं। और ये रहा वो बंदा जो कि पीछे से बोल रहा था, और ये भी एक डाकू ही था जिसका नाम माकुओ था। बोला जाता है कि मैं तो सुना था कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी बिजनेस होने वाली है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो साला मारा काटी चल रही है, बिजनेस का क्या हुआ, नहीं करने वाले हो क्या? लड़की सोचती है कि व्हाट, एक और डाकुओं का ग्रुप, समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि दूसरे को कंबाइन इसको अरेंज किया है। और हाँ ये देखो, ये रहा दूर से सारा का सारा नजारा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि एक मिनट, ये बंदा कहीं ये बंदा वही तो नहीं है ना? लीडर बोलता है कि साले माकू के बच्चे आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और पहले ये बता आखिर इन सबका मैं मतलब क्या समझो? मतलब समझना है ना, बस ऐसा समझो कि हम यहाँ पर तुम सबको पेलने के लिए आए और हाँ सबक सिखाएंगे सो अलग। जहाँ पर ये भी फुल स्टाइल मारते उन बंदों की अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और ये देखकर पहले ग्रुप के लीडर की भी थोड़ी सी फटी पड़ी थी, लेकिन क्या काउंटर नहीं कर पाता, बल्कि ये बोले इसी को चोट लग जाती है। बंदे बोलते कि बॉस आप ठीक तो है ना? ये सोचता है कि धत्तेरी की, लगता है कि हम लोग यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे ना वो कम नहीं हो पाएगा, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम सभी को यहाँ पर से भागना पड़ेगा। माकू बोलते कि गुड, इसका मतलब तुम भागना चाहते हो? नहीं होगा, अरे बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और ये सुनकर जैसे लीडर पीछे की ओर देखता है ना तो उस पर एक अटैक हो चुका था, उसके शरीर को पूरे का पूरे तरीके से बीच से काट दिया गया था। और हाँ वो बंदा वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है, जिसको देखने के बाद लीडर के जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे बंदे डर के मारे भागने लगते हैं। माकू बोलता है कि सुनो बे, मार डालो उन कमीने को, एक भी नहीं बचना चाहिए, समझे? हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हुए मन ही मन सोचता है कि गजब, इस पीले चेहरे वाले को देखने के बाद तो सिर्फ एक ही बात पता चलती है, ये डाकू तो है लेकिन साला डाकू से बहुत ही ज्यादा अलग है। और बोले जा रहा था कि हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू। माकू बोलता है कि
बच्चे तुम्हें नहीं लगता कि तुम थैंक्स बहुत ही ज्यादा जल्दी बोल रहे हो? मान लो कि अगर मैंने भी तुम्हें लूटने की कोशिश की तब तुम क्या करोगे? अब बातें अपने गार्ड गांव की ओर जो कि चिल्लाते हुए बोले जा रहा था, यंग मास्टर देखिए आपने जैसा बोला था ना मैंने कर दिया। हाँ ये वही बंद है जिसको ढूंढने के लिए आपने हमें चिट्ठी देकर बोला था। एमसी बोलते कि ओ मतलब मैं सही था। तो चीफ मार्क वो ये बताइए आपको तो मेरा लेटर मिल ही गया होगा ना, और अगर आपने लेटर पढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि मुझे मारने का कोई फायदा नहीं होने वाला, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ सिल्वर के टेल्स है। पर हाँ अगर तुम मुझे नहीं मारते हो ना तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए जैसा कि उस पत्र में लिखा था। तो बोलो क्या बोलते हो? मंजूर है? सच्ची में मतलब उस पत्र में जो लिखा था वो मुझे मिल जाएगा? हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, मैंने जो बोल दिया ना वो 100% डन है। एमसी सोचता कि दूसरी कोकुम्बाई लिटरली में बहुत ही ज्यादा हरामी है, मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगी। और हाँ क्यों दिखाए, मैं एक नाजायज बेटा हूँ ना जिसके पास परिवार के मुखिया का पद पाने के लिए लगभग कोई भी संभावना है ही नहीं। जब वो लड़की बोल रही थी ना कि चलो शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं, तभी मुझे पता चल गया कि लिटरली में यहाँ पर साला कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और गड़बड़ क्या थी? डाकू से मुझे मरवाना चाहती थी, लेकिन मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। वो पैसे दे सकती है डाकुओं को मुझे मारने के लिए, तो मैं भी तो पैसे दे सकता हूँ, बल्कि वो भी उससे डबल मुझे बचाने के लिए। और यही चीज करने के लिए मैंने अपने आदमी को चिट्ठी दिया था। माँ को वो बोलते कि बच्चे देख पहले ही बोल दे कहीं ये बात झूठ तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता है जिस और के बारे में तुम बोल रहे हो ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बताओ इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे परिवार वाले देने के लिए मान जाएंगे? भाई देख एक बात बताता हूँ, तुमने अभी जिन डाकुओं को मारा ना उन डाकुओं को मुझे मारने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि ये बोले कि मेरे परिवार वालों ने ही भेजा था। समझे कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? तो फिर तुम ही बताओ, जब मेरे परिवार वाले नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं तो मैं अपने परिवार की चिंता क्यों करूं? फिर वो सब छोड़ो, ये रहा मेन प्रूफ, इसको तुम अपने पास रखना। समझे? जब तुम इसे दिखाओगे ना तो तुम्हें लो प्राइस में बहुत सहारे और मिल जाएंगे। पर हाँ याद रखना ये तभी तक काम करेगा जब तक मैं स्टीवर्ड हूँ। माँ को बोलते कि यार मान गए, मतलब बड़ी फैमिली का चुतियापा ही अलग लेवल का होता है। वो उसको मार रहा है, ये इसको मार रहा, वहाँ वो मार रहा, साला कौन क्या कब किसको और कहाँ कौन मार रहा पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ एक बात बताता हूँ, जब भी तुम्हारे पास इसी तरह के और भी मटेरियल हो ना तो बस मुझे खोजो, मैं तुम्हारे सारे के सारे मटेरियल्स को खरीद लूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कभी किसी को मरवाना हो या फिर मार करना हो तो माँ कसम इन मामलों में मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। और ये बोलकर सारे के सारे बंदे वहाँ से निकल जाते हैं। फिर क्या उस बंदे को वहाँ से जाता देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि गजब एक क्लियर मार्शल आर्ट के विरासत वाला डाकू, मैं जानता हूँ ये कौन है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मुझे तो कभी भी नहीं लगा था कि मेरी बॉडीगार्ड को ये मिल जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि अपना जो एमसी था ना पीछे साइड देखते हुए डेविल से स्माइल दिए जा रहा था। जहाँ पर बात करूँ लड़की की तो वो भी डरते हुए मनी मन सोचे जा रहे थे, यार क्यों नहीं बताओ क्यों आखिर ये कमीना लड़का बच कैसे गया? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस कमीने ने उस डाकू को चोट भी पहुंचा दिया था, पर कैसे? और साला ये लोग कौन थे जो इस कमीने की हेल्प कर रहे थे? तभी दिखाया जाता है कि अपना जो एमसी था ना फाइनली उस कैरेज के अंदर आ जाता है। और साला लड़की का एक्टिंग तो देखो, वो भी रोते हुए बोले जा रहा था कि यंग मास्टर मैं डर गई थी। कौन थे वो? अगर वो डाकू लोग कौन थे जो आपको मारना चाहते थे? इधर ये भी स्माइल करते हुए बोले जा रहा था कि डर गई थी ना, चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सोचता कि गजब ये तो साला सच्ची में बहुत ही ज्यादा नौटंकी करती है। तो जाने मन बताओ, अब जबकि मैं नहीं मरा तो ये जानने के बाद तो तुम बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होगी ना, वो भी है कि मतलब आपका मतलब क्या है? और नहीं बताइए आपके जिंदा रहने से मुझे डिसअपॉइंट क्यों होगी? तभी अपना एमसी उसके गर्दन को धरते हुए बोलता कि बस बहुत हुआ, तुझे क्या मैं सच्ची में बेवकूफ लगता हूँ? चल जल्दी बता मेरे सेकंड माँ ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए? वो बोलती रुको मैं बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। तुम्हारे दूसरे माँ ने मुझे 10,000 चांदी के टेल्स दिए थे, बस इतना ही, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और हाँ अपना जो एमसी था ना उसकी बातों को सुनने के बाद फाइनली उसको छोड़ देता है। क्या कहा? 10,000 टेल्स, वो भी सिल्वर के? गजब, मतलब मेरी माँ के मर जाने के बाद मेरी दूसरी माँ मुझसे इतना नफरत करती है। लड़की बताती है कि देखिए उनका कहना यह था कि आप सबसे बड़के वाले यंग मास्टर के पक्ष में खड़ा है, जिससे देर सवेर सारे के सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। और क्या आपको पता भी है ये जो कोकुम्बाई है ना वो चौथे वाले यंग मास्टर को ऑलरेडी हरा चुकी है। इनफैक्ट ये बोली कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारे के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहती है। अब चाहे किसी को खरीदना पड़े या फिर रास्ते से हटाना पड़े। बताया जाता है कि अपने एमसी का जो बाप है ना उनकी 3 पत्नियां, और हाँ उन तीनों पत्नियों के 4 बेटे, जिनमें से पहली वाइफ की बड़ा बेटा चूकाई, दूसरी कोकुम्बाई, थर्ड वाइफ, और इन दोनों का बेटा चूसेंग और चूसांग। जबकि बात करूं मेरी तो मेरी ओरिजिनल माँ तो मर गई और मेरे माँ के बदले ये कमीनी दूसरी कोकुम्बाई आ गई। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं नाजायज बेटा था ना, इसलिए परिवार के मुखिया का पद पाने की संभावना बहुत ज्यादा कम थी। जिसको देखने के बाद उन लोगों ने ये सोच लिया कि परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा है ना जिसका नाम चूकाई है वो बनेगा असली वारिस। इसलिए सारे के सारे बंदे सही हो या फिर गलत हमेशा से ही बड़े बेटे का साथ देने लगे। मुझे इस तरह से इग्नोर मारा गया जैसा कि मैं कभी था ही नहीं। लड़की बताती कि भले ही आप नाजायज हो लेकिन आप है तो चू फैमिली के मेंबर ही ना, इसलिए तो वो लोग फंसा कर आपको मुखिया के दलाल से अलग कर दिए। समझे? हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि नाइस ये बंदा तो बिल्कुल मेरे जैसा है, यानी कि जैसा कि मैं पिछले जन्म में था, यानी कि 1 नंबर का बेवकूफ। साला परिवार के मुखिया का पद लड़ने से इनकार कर दिया। गजब। लेकिन अब क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब जबकि इस बंदे के शरीर में मैं आ चुका हूँ तो इस मामले में तो मैं तो
पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। सोचा था कि आराम की जिंदगी जीऊंगा, वो भी पिछले जन्म में, लेकिन क्या हुआ, आराम की जिंदगी जीने के चक्कर में ही मर गया। पर अब ना मुन्ना ना, अरे बिल्कुल भी नहीं। मेन कैरेक्टर बोलता है तो लड़की बताओ क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या, ये सेकंड मदर ने मुझे मारने के लिए डाकू को सहारा लिया? नहीं, कोई भी एविडेंस नहीं है और एविडेंस होगी भी नहीं। दूसरी कोकुम्बाई ने डाकू को हायर करने के लिए डायरेक्ट मैसेज भेजा था, जहाँ पर डाकू लोग जो थे ना वो बस पैसे लिए और काम करने के लिए तैयार हो गए, वो भी बिना किसी पूछताछ के, और अपने एमसी के पैरों को धरते हुए बोलते कि लो मैंने सब कुछ बता दिया, प्लीज प्लीज मेरे जान को बख्श दो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे नहीं यार, चिंता मत करो, मैं औरतों को कभी भी नहीं मारता। वो सोचती है कि बच गई यार, बच गई। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, अपना जो एमसी था ना उस लड़की के गर्दन को पूरा का पूरा तोड़ देता है। और हाँ, बोले जा रहा था कि गुड, उम्मीद अगर किसी को मारने का मजा ही अलग है। लेकिन ये लड़की क्या सच्ची में सोच रही थी कि जो मेरी जासूसी करेगा मैं उसको जाने दूंगा वो भी इतनी आसानी से? नहीं रे। अब बातें हैं 7 दिन बाद चोंगझाओ प्रेफेक्चर में, या फिर ये बोलो कि चू फैमिली में। जहाँ पर बात करो अपने एमसी की, तो हाँ वो बाहर के साइड कुछ तो नोटिस करता है। मन ही मन सोचता कि गजब, ये औरत कमीनी कहीं कि ये इधर क्या कर रही है। हाली सेकंड कोकुम्बाई बनने के बाद एटीट्यूड तो देखो, बाप रे ये तो आग मुद रही है। बचपन में इसकी शादी हो गई थी और जैसे ही शादी हुई थी ना तो साली पूरी के पूरी तरीके से चोंगझाओ प्रेफेक्चर में अपनी जड़ी फैला रखी है। और हाँ, गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ जोड़ते हुए बोलता कि सेकंड मदर बाय लगी हो, साल भर हो गए और मैंने आपको देखा नहीं, तो चलो बताओ माँ कसम कैसी हो, ठीक तो ना, और ये भी बताना कि बुढ़ापे पे इतना खूबसूरत कैसे लग रही हो। ये सोचती है कि क्या ये कमीना जिंदा लौटाया, समझ गई, मतलब उस लड़की ने अपना काम ठीक से नहीं किया। तभी फुल एटीट्यूड में बोलती गई, चूज यू, बताओ तुम्हारी नौकरानी कहाँ है? अरे वो ना, अब क्या ही बोलूं, देखो मेरे साथ खेलते खेलते अचानक से उस लड़की की गर्दन ही टूट गई, पर चिंता मत करो, माँ कसम नया गर्दन लगा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे लिए क्या एक और नौकरानी को ढूंढ सकती हो क्या? इन दोनों में से एक चल जाएगी। जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों नौकरानी पूरी तरीके से डर जाती है। औरत सोचते कि एक मिनट, युवा तो मर गई ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे कांड के बारे में इसको ऑलरेडी पता चल गया? फिर छोड़ो वो सब, और जाते हुए बोले जा रहे थे, सुनो अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हैं तो जल्दी करो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, समझे? सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी भी अपने बाप के सामने ग्रीट करते हुए बोलता है कि नमस्ते, और हाँ यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना उन सभी को नमस्ते। बाप बोलता है ठीक है तुम आ गए, चलो अच्छी बात है। बताया जाता है ये जो बंदा है ना, ये बंदा चू फैमिली का हेड है, चू जोंगवान। ये बंदा जीरो से उठा है, यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये सड़क से उठकर हीरो बना है। हालांकि अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ ना तो परिवार के छुतियापे में इसको घंटा भी इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, इसी तरह से कर करके लिटरली में इस आदमी के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि 20 साल हो गए लेकिन मेरे बाप का लेवल साला एक लेवल भी नहीं बढ़ा। नाइस। बाप बोलता है जैसा कि तुम लोग जानते हो चोंगझाओ प्रेफेक्चर में रहते हुए हम लोगों को तकरीबन 20 साल हो गए, यानी कि कह सकते हो कि हम लोगों ने इतने दिनों में चोंगझाओ प्रेफेक्चर में अच्छे से जड़ी जमा ली है। और देखो हमारे सबके सब बेटे बहुत ही तेजी से बड़े भी हो रहे हैं। मतलब साफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बारी अगला मुखिया चुनने की। पहली पत्नी बोलती है क्या मतलब, ये तो जाहिर सी बात है ना कि परिवार का मुखिया कोई और नहीं बल्कि ये बोली कि बड़ा बेटा जुकाई बनेगा। दूसरी बोलती है ये क्या मजाक है? एक मिनट, बहाने के बाद बताओ, कहीं तुम भूल तो नहीं गई ना हम उस राजघराने से नहीं आते जहाँ पर घर का बड़ा बेटा विरासत पाता है, समझे? देखो अगर फैसला करना ही है कि मुखिया कौन बनेगा तो क्यों नहीं सभी का फैसला गुरु पर छोड़ दिया जाए? तो बोलो क्या बोलती हो? हट सिस्टर, तुम इसे पूछ रहे हो? वो बोलती कि नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता, जो भी फैसला करना है तुम ही लोग करो या फिर गुरुओं पर छोड़ दो, और क्या, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाप बोलता है कि क्या बोल रही है तुम लोग, ये मेरा फैसला है, समझी? और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1 साल के अंदर जो भी ज्यादा प्रोग्रेस करेगा मुखिया पद उसे ही मिलेगा। यानी कि इतना बोलने के साथ ही एपिसोड फाइनली यहीं पर खत्म होती है। तो गाइस देखो इसके जितने भी चैप्टर्स है ना वो सारे के सारे चैप्टर मैंने फाइनली एक्सप्लेन कर दिए। अब जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।